कहानियाँ आसपास की, जीने के एहसास की, इसी टैगलाइन के साथ आरबीएस मोइन स्टोरीज आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आता है जो आम आदमी की कहानी है। ऐसी कहानियाँ हैं जो ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो बिल्कुल चुपचाप होकर अपना काम किए जा रहे हैं और उस कामों का फ़ायदा इस सृष्टि को मिल रहा है, इस पृथ्वी को मिल रहा है, पर्यावरण को मिल रहा है, प्रकृति को मिल रहा है। ऐसे ही एक चुपचाप काम करने वाले, बिल्कुल निष्काम भाव से काम करने वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं, शरद पुरोहित जी। शरद पुरोहित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शरद पुरोहित जी का काम है बिल्कुल अनोखा काम है। शरद पुरोहित जी चिड़ियों से प्यार करते हैं, सांपों से बातें करते हैं, तालाबों का संरक्षण करते हैं, जीव जानवरों का बचाव का काम करते हैं, उनको घर कैसे मिले, उनका बचाव कैसे हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। शरद पुरोहित जी की कहानी से हम रूबरू होंगे। मेरा नाम शरद पुरोहित है और आज जहाँ मैं अभी जिस दीवार पर बैठा हूँ, तो शायद थोड़ा पीछे चले तो यह दीवार एक घोड़ा होती थी और हम इसकी सवारी किया करते थे। ये अपना मेरा पुश्तैनी घर है, ये मेरी बडेर है, ये मेरा पेरेंटल हाउस है, या कहें ये मेरी जड़ है। इसी छत पे जो है हम सोते थे कोई ज़माने में, और जब उठते तो पहली मुलाकात इन्हीं दीवारों पर बंदरों से होती। जैसे सूरज चढ़ने लगता, उसके साथ साथ आप पीछे देख रहे हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो शान है मेहरानगढ़, इस पर गजब की वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। इस पर गिद्ध भी आते हैं माइग्रेटरी, और आप देखें स्विफ्ट उड़ती रहती है, काइट भी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें इस किले में थी। तो हम जो अपनी आंखों से देख पाते थे, तो हमारा पहला जो सुबह का आगाज़ होता वो इसी से होता। अब ये तो बचपन की बहुत छोटे से तब की बात है। ज्यों जीवन चलता गया और मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट जो है, मेरी रुचि जो है वो इनमें ज़्यादा है, पशु पक्षियों में, जानवरों में। और कुछ घर का माहौल ऐसा था जिसमें मुझे सपोर्ट मिला, अपने पिता से मिला, अपने भाई से मिला, और जो रुचि थी हमारी, जो हमारा एक जुनून था, पैशन था, वो उसे एक नया कहें अपन पायदान मिल गया। और वो था हमारे एक भाई है, वो उनका घर भी पीछे ही है यहीं पे। वो क्या है कि रेंजर बनने के बाद उनकी धीरे धीरे वो अधीक्षक के रूप में जोधपुर जू में आ गए, और उनका यहाँ आना और मेरे जीवन की जो शुरुआत, अगर आप माने, वाइल्ड लाइफ के प्रति हो गई। 9 वर्ष की आयु में हमारे जो भाई साहब है, वो हमें हर रविवार को वहाँ बुला लेते जू में, और टाइगर है, लायन है, बहुत सारे पक्षी हैं, उनको देखने का मौका पड़ता रहता। तो वे बर्ड्स जिनको घर में रखा जा सकता है, जो लीगल है, जो आराम से हमारे साथ रह सकती है, जो कैप्टिविटी में ब्रीड करके बाहर आई है, जिन्होंने आकाश नहीं देखा है, बड़े शब्दों में। तो पिताजी की इजाज़त लेकर हमने घर में शुरू किया एक छोटा सा कार्यक्रम, जिसमें फिंच, जावा, बजरीगर, लव बर्ड, कुछ पिजन, रैबिट, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास में आ गई। तो हमारे जो घर है उसमें बहुत सारे छोटे पिंजरे बने, और उनसे मेरी एक शुरुआत हुई, पहली मुलाकात। अब कैसे, और पक्षियों के प्रति जो रुझान है, मैं कबूतरों का बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे मैं रॉक पिजन को इतना पसंद नहीं करता हूँ, जो ब्लू रॉक पिजन है, क्योंकि वो उनका सर्वाइवल रेट, उनकी झुंड, उनकी प्रकृति थोड़ी अलग है। कबूतरों से मुझे पता चला, मैं उनको कभी किले से, कभी उस जो हमारी पचेटिया हिल है, इस यहाँ से, कभी अपनी स्कूल जाते वक्त वहाँ से छोड़ता, वो घर पहुँच जाते। तो वहाँ से एक पक्षियों को जानने की प्रवृत्ति मेरी बनी। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पक्षियों के जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप उन्हें पालते नहीं, तो उन्हें पालना भी पड़ता हमको। तो चूजे जो है आपस में लड़ते मरते, तो उनको पालते। ये एक शौक़ जो है वहाँ से शुरू हुआ, जो बड़ा अच्छा चला। तो बाल्य अवस्था थी और मुझे अवसर मिला, करीब 100-150 खरगोश थे मेरे पास में, 80-85 कबूतर थे, और बजरीगर, जावा, फिंच, बहुत सारे पक्षियों को नज़दीक से देखना, उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस, उनके बच्चे, उनके बड़े होने का क्रम, ये वहाँ से एक शुरुआत हुई। फिर जिस घर में आज मैं बैठा हूँ, और एक और घर है हमारा यही शहर में, उसमें सांप बहुत ज़्यादा आते थे। तो ऐसा लगता था यार ये फैमिली मेम्बर ही है हमारे, क्योंकि क्या देखें, जब देखो वो मुँह निकाल के बैठ रहे थे, तो पिताजी ने कहा था इनको बिना छेड़े ये कुछ करते नहीं है। तो हमने भी मान लिया था कि बिना छेड़े कुछ होता नहीं है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी कोई पत्थर जो है उसको यूँ सरका रहे थे, और नीचे उसके एक सांप मर गया। उसका मरना उस वक्त तक सबने बता दिया था कि भाई वो एक भ्रांति थी कि भाई फ़ोटो आ जाती है ना, बदला होता है। उसको हमने बड़ा गौर से देखा, समझा, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पिताजी से पूछने पर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो विज्ञान है विशुद्ध के, ये मर गया बेचारा, मेरे हाथ से तो पाप तो हो गया। लेकिन उस मरे हुए सांप से हमने जान पहचान शुरू की, सांप से। तो मैं और मेरा भाई दोनों थोड़े नटखट किस्म के थे, तो सांपों से हमारा पहला वास्ता पड़ा।
फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारे बजरीगढ़ के जो पिंजरा है उसमें एक कोबरा निकल आया। कोबरा आया और उसने एक चिड़िया को मार दिया। तो मोहल्ले में एक बड़े उस्ताद हुआ करते थे सांप पकड़ने वाले, तो उनको मैं बुलाने गया और वो आए। तो वो भी हमारे पुष्करणा समाज से ही थे और बड़े हिम्मतवर आदमी थे। और वो ऐसा मानते थे कि मैं शिवपुत्र हूँ, मुझे कोई चक्कर ऐसा नहीं है कि भी सांप मुझे डस लेंगे या बाइट हो जाएगा। उन्होंने बड़ा आराम से उसको निकाला बाहर, मटकी में डाल के रवाना होने लगे। तो मैंने उनसे धीरे से पूछ लिया था कि भाई उस्ताद आप कैसे पकड़ते हैं। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि इंसान बन के सांप पकड़ोगे तो सांप डसेगा, सांप बन के सोचोगे तो इंसान का सहयोग करेगा। वो पता नहीं चला क्या था ये, लेकिन वहाँ से एक शुरुआत हुई। तो हम मोहल्ले में छोटे बड़े सांप जो निकलते तो उनको रेस्क्यू करने चले जाते हैं बिना कहे घर पे। तो 13-14 वर्ष की आयु से ये जो क्रम शुरू हुआ, भय रहित, हमें नहीं लगता कि सांप कोई डराने वाली चीज़ है। और फिर आकस्मिक मृत्यु हो गई पिताजी की और थोड़ी उखाड़ पछाड़ हुई। इस दौरान मुझे 10 से 15 दिन का अवसर मिला अपने भाई साहब जो जयसमंद पर विजेंद्र कुमार बिस्सा जी वो वन अधिकारी थे, और उनके साथ मुझे जयसमंद पर ही रहने का मौका मिल गया। तो नौका विहार करते रहते, पैंथर देखते, कभी आदिवासियों से मिलते। तो उनके साथ रहकर मुझे बड़ा ज्ञान विज्ञान मिला कि जंगल जो है उनका होना और जंगल में जाकर रहना, जंगल में समय बिताना बहुत 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 बड़ी बात होती है। वहाँ आप सब भूल जाते हैं, आपको दुनिया याद नहीं रहती है। तो ये एक मेरे माइलस्टोन कह सकता हूँ मैं, मील का पत्थर था वो मेरे लिए। पिताजी की मृत्यु के बाद जीवन में उखाड़ पछाड़ शुरू हुई। बहुत आसान नहीं था जीवन, लेकिन मुझे लगता था कि ये पढ़ाई के साथ साथ जब भी मौका पड़े तो मैं उन जगहों पर जाना पसंद करता जहाँ पर कोई ना हो, निर्जन। और उसमें विशेष लगाव जो था मुझे अरावली की पहाड़ियों से था, क्योंकि कम खर्चा भी कम लगता था और हम अरावली आराम से पहुंच जाते। ज्वलन समस्या कोरोना वायरस वो है जो अदृश्य है, और मान के चले ये कहाँ से आया, क्या हुआ, ये सब जो भी कारस्तानी है वो हमने फैलाई है। दोस्त तो इस मनुष्य का ही है। कई बार आरोपित होते हैं हम कि आप जो है आक्षेप लगते हैं कि आप मनुष्यों को इतना भला बुरा कहते हैं, आप खुद भी एक मनुष्य। तो मैं अपना आपको मनुष्य की श्रेणी में कम मानता हूँ, जानवर की श्रेणी में अधिक मानता हूँ। अगर कोई आपको जंगल का जानवर देखता है तो वो आपको भी कंसीडर जानवर ही करता है। कपड़े पहना हुआ जानवर है या गाड़ी चलाता हुआ एक जानवर है, बस उतना ही होता है वो। तो ये कोरोना जो है इसकी बात भी हम जोड़ेंगे थोड़ी सी। तो मैंने जो शुरुआत की है तो एक यूथ अरण्य संस्था जो है उसको बनाकर हम चाहते थे शहर के लोग कैसे एनवायरनमेंट के प्रति या प्रकृति के प्रति या इस आसपास के वातावरण से जुड़ें। तो सौभाग्य से मैंने शिक्षण कार्य करवाया और उसमें शहर में बहुत सारे मेरे शिष्य जो है उनको मैं हृदय से आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझसे जुड़े। मैं चाहता था वो शहर की गलियों में बैठकर टाइम ख़राब कर रहे हैं तो साथ जुड़ें, चलें, देखें। और 3 लड़कों से मैंने एक शुरुआत ये की थी 2011-12 में, और तीनों ही मेरे बहुत प्रिय है, थे और रहेंगे। उनसे शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे जो दूसरे जो लड़के थे उनको भी पता चला सर कुछ नया काम करवा रहे हैं, वो भी जुड़ गए। ऐसे करके बात शहर में लोगों तक पहुंचने लगी कि शहर के बाहर भी कोई नया जीवन है। आप सभी जो इस बात को देख सुन रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपको इतना मौका ज़रूर मिलता है सप्ताह महीने में एक बार, आप अपने शहर की परिधि को छोड़कर जो ही आप बाहर जाते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दें, उनको देखें बस। कोई ज़रूरी नहीं आप संरक्षक बने, आप पर्यावरणविद बन जाएं, आप एनवायरमेंटलिस्ट बने, आप वाइल्ड लाइफर बने, आप कुछ भी बने, कुछ नहीं, उसको देखें। जब देखेंगे तो सम्मान पैदा हो। जिस तरीके से सांपों के प्रति मेरा लगाव है तो बहुत सारा काम किया मैंने उस पर, उनके व्यवहार पर बहुत सारा काम किया। सांपों के व्यवहार को समझिए, आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपके आसपास में कोई दूसरे जानवर है, आप पूरे भारतवर्ष में लोग हैं जो अपने शहर के बाहर जाते हैं, नदी तालाबों को देखते हैं। तालाबों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको देखते हैं तो उससे काम बनता है। तालाब जिस पर बहुत सारा जीवन फलता फूलता है, वो शहर की धड़कन है। हर एक शहर के बीच में एक ऑक्सीजन पॉकेट रहता है। एक ऐसा इलाका होता है जो बिल्कुल वियर्ड होता है, जिसमें कोई जाना पसंद नहीं करता है। उसमें जंगली घास उगती है, उसमें जंगली पेड़ पौधे उगते हैं, वो होना ही चाहिए। आप अगर उनको देखेंगे तो आपके उनके प्रति सम्मान आएगा आपके मन में। तो शुरुआत आप अपने शहरों के आसपास के इलाकों से करें। आप अपनी गली मोहल्लों में देखें, अगर स्पैरो आ रही है तो आप उससे शुरुआत करें। कहाँ थी, क्यों नहीं है और हम क्या करें तो वो आ सकती है। तो स्पैरो एक ऐसा कनेक्शन है शहर से जंगल को जोड़ने का। यदि आपके संवाद उससे होते हैं तो आप भी, मेरी नज़र में आप वाइल्ड लाइफर हैं। और अगर ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो और अधिक तालाबों के आसपास सफाई रखें। वहाँ आने वाली माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनको संरक्षण की बात करें आप लोगों से। देखो कितने सुंदर पक्षी आ रहे हैं, उनके नामों से कोई मतलब नहीं अपने को, क्योंकि वो तो जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ मरु प्रदेश है, यहाँ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी 148 से 165 प्रकार की प्रजातियाँ माइग्रेट
करके आती है। तो मुझे जो नाम मिला या जो मुझे थोड़ी बहुत शोहरत मिली है छोटी मोटी, तो वो मेरी नहीं है, वो इन पक्षियों की है, वो इन सांपों की है या उन जानवरों की है। वन विभाग में कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती है, कई बार जो हमारे यहाँ पर पशु चिकित्सालय है बहुत बड़ा, वहाँ अजीबोगरीब जानवर आ जाते हैं, उनकी नज़र में पक्षी आ जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्लिक करके भेजते हैं इसका क्या कर। तो मेरे पास जवाब यही होता है कि सबसे पहले इसका परिचय आइडेंटिफाई करें, हम हैं क्या ही, इसको कैसे हम और अधिक भोजन की व्यवस्था करें, सुरक्षा की व्यवस्था करें, अगर ये स्वस्थ हो जाता है तो कहाँ इसको छोड़ना, ये मैं उनको राय देता रहता हूँ। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। फिर पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारी बातें, प्रतिवर्ष सर्दी का मौसम जब आता है, विंटर आता है, तो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है उन पर मैं बहुत सारा शोध करता रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, उनको समझता रहता हूँ। तो कई पत्रिकाओं में इस बात को हमेशा आती रहती, ये आ गए हैं, पेलिकन्स आ गए हैं, यहाँ पर आपको डेमोशियल क्रैन दिखेगी, यहाँ पर ये दिखेगा वो, तो उनको क्या स्टेटस है, वो उनकी संख्या कितनी है, उनको आने में क्या रहा। तो बहुत सारी बातों को मैं लोगों तक प्रकाशन के माध्यम से भेजता रहता हूँ। समय समय पर सोशल मीडिया से इस बात को हम बताते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ का जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका स्टेटस क्या है, उसमें क्या क्या है, तो जो है उसे संरक्षित किया जाए और उस संरक्षण में आप भागीदार कैसे बने। तो थोड़ा आपको शहर छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बाहर जाकर उसे देखना समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसमें यह है कि एक तो जो सांप है उनका भी संरक्षण होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जिन शहर की छोटी छोटी गलियों में हम रहते हैं, तो पानी का बहाव क्षेत्र है, वो ये एक तरह की नदी का क्षेत्र है जो हमारे शहर के बीच में से, जिसको बाड़ा बोलते हैं, बरसात के मौसम में बहुत सारा पानी बहता है, उसमें बहकर जो प्राणी आ जाते हैं, यानी सांप आ जाते हैं। क्योंकि सैंड बोआ को तो ये जगह जिस दीवार पर बैठे हैं उसके अंदर मुड है, मुड के अंदर उनको रहना पसंद है, तो वो रहेंगे और आपके लिए नुकसानदायक भी नहीं है। लेकिन कोबरा एक ऐसा सांप है जो पूरे शहर में बहुत ज़्यादा आता है। जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बरसात के मौसम तक हमें रेस्क्यू करने पड़ते हैं सांपों का। तो मैं सभी से जो स्नैक कैचर है या स्नैक रेस्क्यूअर है अपने जोधपुर के, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप हैंडलिंग नहीं करें। दूसरा, उनको टोंग वगैरह से नहीं पकड़े, क्योंकि पकड़ने का भी एक तरीका है। मैनेजमेंट, प्रबंधन होना चाहिए। सांपों को आप ऐसे मैनेज करें कि बिना ज़्यादा छुए पूंछ पकड़ सकते हैं, उसको आगे से डायरेक्शन दे सकते हैं, पाइप और अपना जो किट है उसमें उसको आप उतार सकते हैं। और रिलीजिंग करने का भी मामला जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख कर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको लियान कटर में डाल दिया, नहर में डाल दिया, फिर घूम फिर के वही बात हो गई। आप शहर में सर्किट बना रहे हैं जो सांपों को वापस घुमाता रहेगा। शहर के बाहर बड़ा भाकर है, कायलाना के आगे का एरिया है, जहाँ पानी हो, जहाँ थोड़ी नमी हो, जहाँ थोड़े पेड़ पौधे हो, झाड़ियाँ हो, उनके बीच में रॉक्स हो, थोड़ा मिट्टी हो, उस जगह पर ले जाकर उन सांपों को आप रिलीज करें, ताकि वो अपने हैबिटाट में रहेंगे, अपने पर्यावास प्राकृतिक आवास में रहेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तो सांपों की बात हुई। और हमारे क्या होता है कि पूरे 12 महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो है छोटे मोटे चलते रहते हैं, क्योंकि मैं तो अपना संडे कभी घर में बिताता नहीं हूँ। कोई छुट्टी है उस दिन मैं बाहर ही रहता हूँ, तो अक्सर मेरे साथ लोग जुड़ते हैं और काम बनता रहता है। तो आप जनवरी में तैयारी शुरू करें। आप जो स्पेरोज़ हैं उनके लिए बर्ड हाउस बनाने की, थोड़ी 4 लोगों से बात करने की, ताकि फरवरी के लास्ट वीक में आप उनको स्पेरो के लिए काम कर सकें। जैसे ही मार्च अप्रैल आता है, उसके बाद में सीज़न आ जाता है फ्रूट्स का। तो आप एक काम करें, बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आम की गुठलियाँ, जामुन की गुठलियाँ, नींबू के बीज, जो भी ऐसा फल आता है घर में जिसमें बीज हो, उसको कलेक्ट करें। नीम के अंदर अभी बहुत सारी निमोलियाँ आने वाली हैं, पीपल, गुलर और बड़ के भी बीज जड़ रहे हैं, उनको इकट्ठा करें और सीड बॉल बनाएं। या सीड बॉल नहीं बना पाते हैं तो आप कट्टे भर के तैयार कर लें। और जैसे ही पहली बरसात होती है, ज़मीन पर अंकुरित होने की बात शुरू होने वाली होती है, उस वक्त आप अपने टीम को लें, अपने लोगों को इकट्ठा करें, उन सीड बॉल को, उन बीजों को ले जाकर झाड़ियों में और नमी वाली जगहों पर फेंकें। अगर आप 1 लाख बीज फेंकते हैं और 1000 भी पेड़ पौधे तैयार हो जाते हैं, तो ये हमारा तरफ से जो शमशान में ज़रूरत पड़ेगी उसका भरपाई हम खुद कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और सबको मिलकर करनी चाहिए। जैसे ही बरसात का सीज़न समाप्त होगा, ठंडी हवा आना शुरू होगी, तो आसपास के तालाबों पर जाइए, वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आएगी, उनको देखिए। और कुल मिलाकर 12 महीने आप किसी न किसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ से, जंगल से, प्रकृति से जुड़ने का क्रम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है, हमारा जो है फिक्स रहता है। अभी स्पेरो की बात ख़त्म हुई है, मतलब ख़त्म तो हुई है लोगों के लिए, लेकिन मैं अभी भी बर्ड हाउस बना रहा हूँ घर पे बैठे हुए।
क्योंकि एक एक दो दो मोहल्ले के मोहल्ले आ गए हमारे पास में, और पूरे मोहल्ले में जैसे 15-20 लगाए हैं बर्ड हाउस, तो 15-20 में नेस्टिंग हो गई और मांग रहे हैं वो। तो हमारे पास समय कम है। भरत जी है, मनीष जी है, वो क्या वो सबके पास अपना अपना समय है, वो जितना बना पाते हैं उतने ही बनते हैं। तो लोगों को हम आइडिया दे रहे हैं, ट्यूटोरियल बना के दे रहे हैं, भाई आप ऐसे बर्ड हाउस बनाएं, उसको शुरू कीजिए। तो कुल मिलाकर अगर आप सोचते हैं आप प्लांटेशन के बारे में, तो आसपास की स्कूल है, आसपास के मंदिर, आसपास की मस्जिदें, आसपास के जो गुरुद्वारे, सभी धर्म के, सभी जाति के लोग मिलकर प्लांट्स का धर्म, पौधे का धर्म निभाएं। आप संरक्षण का धर्म निभाएं, क्योंकि कोई धर्म पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें इसकी बात नहीं की गई हो। सब ने कहा है अपने आसपास की चीज़ों को अगर आप सुरक्षा देते हैं तो वो सबसे बड़ा धर्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम सभी जुड़े, जो शहर में रहते हैं, जो कस्बों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको एक आध प्राकृत आवास का जो है नज़ारा वो भी करवाने की कोशिश करेंगे मोइन भाई के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, पॉजिटिव शुरुआत है। आप सभी लोग जो हमें सुन देख रहे हैं, ऊपर वाले के लिए थोड़ा समय आप प्रकृति को भी दें। जैसा कि शरद जी ने बताया, प्रकृति का संरक्षण क्यों जरूरी है, जीव जानवरों का संरक्षण क्यों जरूरी है, पेड़ों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तालाबों का संरक्षण क्यों जरूरी है। संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें हमारी ज़िंदगी आराम से निकालनी है तो हमारे ये सहचर है, हमारे साथी हैं, हमें इन्हें भी बचाना होगा। ये बात इतनी सी बात है, हमें समझनी होगी, क्योंकि अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो कोरोना जैसी और महामारियाँ हमारा जीवन बिगाड़ने के लिए, हमें तबाह करने के लिए तैयार बैठी हैं। तो प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, आदि माँ से जुड़ना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा।